हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जो कि है न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 10 में से लगभग 6 बार ये पूछा जाता है। इंटरफेरेंस के पूरे टॉपिक में मेन 3 टॉपिक हैं हमारे। एक थिन फिल्म जिसे हम यूनिफॉर्म थिन फिल्म बोलते हैं, एक दूसरा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वे शेप फिल्म, और ये तीसरा है न्यूटन्स रिंग। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूटन्स रिंग ही है। तो चलो न्यूटन्स रिंग के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। बेसिकली जैसा कि नाम से ही लग रहा है न्यूटन्स रिंग, तो न्यूटन ने ये इन्वेस्टिगेशन किया था सबसे पहले इस रिंग के बारे में, और ये क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होती है इसलिए इसे रिंग कहा गया। तो न्यूटन्स रिंग, तो आइए सबसे पहले इसके जनरेट कैसे होता है उसके बारे में पता करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है क्या। तो मैं इसके लिए आपके लिए लेके आया हूँ एक, ये देखिए, एक ये छोटी सी कढ़ाई है, छोटा सा बर्तन, और इसमें ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का है। मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये इस शेप का है। मान लीजिए सॉलिड है, मतलब ये जो खाली जगह है इस तरफ ये जो खाली जगह है ये शीशे की है और पूरी भरी हुई है। ओके, तो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को जब हम किसी ग्लास प्लेट पर रखते हैं, अभी मैं इससे भी रिलेट करके दिखाऊंगा। मान लीजिए ये हमारी ग्लास प्लेट है। ओके, तो इस ग्लास प्लेट पे जब हमने इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया ऐसे करके, ये प्लेट है ग्लास प्लेट और ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसे हमने इसके ऊपर रख दिया। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है किसने किया था, न्यूटन साहब ने किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से फ्री है, और ये जो बीच में पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसके बीच में ये जो प्लेट है ग्लास प्लेट और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसके बीच में क्या है, एयर। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ कहीं पर अच्छा सा व्यू आपको मिलेगा। तो इस तरीके का व्यू आप देख रहे हैं कि यही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिया है ये। ओके, तो ये प्लेट है, ग्लास प्लेट है, ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी कर्वेचर जो है, कर्व्ड सरफेस है वो नीचे की तरफ है और जो फ्लैट सरफेस है वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर है। ओके, तो आइए अब आगे समझते हैं, इसे अब रख देते हैं। ये इसकी अभी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा देख लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। ये क्या है, सोर्स है। ओके, फिगर आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है। इस फिगर को मैं फिर से सलाह दूंगा कि इस पूरे फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर ड्यूरिंग द थ्योरी, क्योंकि कुछ समय बाद इसे मैं रब कर दूंगा तो इसे आपके सामने रहेगा, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिएगा। सबसे पहले सोर्स है। सोर्स बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में वो सोडियम लैंप यूज़ करते हैं। सोडियम लैंप क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज सोडियम लैंप इज़ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसमें केवल और केवल एक वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक रंग से मतलब एक ही रंग जिसमें प्रेजेंट हो, या फिर हम सिंपल फिजिक्स की भाषा में कहें जिसमें कि एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने यहाँ से लिया। अभी मोनोक्रोमेटिक लाइट को कॉलीमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे जब हम किसी सोर्स को रखते हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस द लाइट बीम बिकम्स पैरेलल। तो ये लाइट बीम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइट बीम पैरेलल आपको दिखाई है। अब ये लाइट बीम आगे की तरफ चल रही है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक ग्लास प्लेट ली है, उसे 45 डिग्री पे इस तरीके से लगा दिया है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का आपने एंगल पे प्लेट लगा दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस प्लेट पे ये लाइट रे जो है वो यहाँ से टकराएगी। ओके, तो यहाँ से टकराने के बाद इसमें रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन जो होगा
परावर्तन, उससे टकराने के बाद ये लाइट रे नीचे आएगी, यहाँ से टकराने के बाद मतलब ये टोटल लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी। अब क्योंकि ग्लास प्लेट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ ट्रांसमिशन भी होगा, यहाँ से लाइट रे इसके पार जाएगी और वो सीधी निकल जाएगी। ओके, तो उसका हमारा एक्सपेरिमेंट में कोई भी रोल नहीं है, वो लाइट रे क्या होगी, वो लॉस हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे नीचे आएगी और हमारे उस अरेंजमेंट पे पड़ेगी जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके नीचे ये ग्लास प्लेट है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर जो वेव है वो ब्रेक होगी, मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर ब्रेक होगा और ये वापस लाइट रे जो है वो ऊपर की तरफ चलेगी। ओके, तो ब्रेकिंग के प्रोसेस को हम अभी इस वाले फिगर से यहाँ से समझेंगे। अभी फिलहाल ये लाइट रे जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये जो ग्लास प्लेट फिर से इसके रास्ते में पड़ेगी, जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नीचे से ऊपर रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएगी कुछ लाइट रे, और कुछ लाइट रे ट्रांसमिट होके या फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू इसके पार निकल जाएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ऊपर की तरफ जो लाइट रे जाएगी उसे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ जो है माइक्रोस्कोप रहता है और वो माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करेंगे और हमें कुछ इस तरीके की न्यूटन्स रिंग नज़र आएंगी। ओके, जो कि सर्कुलर होंगी और उनके बीच की स्पेसिंग, मतलब सबसे बीच में आप देख सकते हैं ये डार्क है, तो डार्क क्यों है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। डार्क है, फिर ये जो वाइट कलर है ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर, तो इस तरीके से जो है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, जिसे हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। ओके, तो अभी इस सर्कुलर है क्यों है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे समझते हैं कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम इस वाले फिगर पे आते हैं, इस वाले फिगर पे डिस्कस करेंगे। होता क्या है बेसिकली, जो एक लाइट रे ऊपर से आ रही है, जैसे यहाँ से जो लाइट रे आ रही है, ओके, तो ये लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इससे हम काउंट नहीं करते। हमें जो दो रे जिससे यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है वो कौन सी रे, क्योंकि ये लाइट रे सीधी आई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये सरफेस है बेसिकली इन बिटवीन द एयर एंड द ग्लास। ओके, ये हमारा ग्लास का बना हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जब एयर में जा रही है रे तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ये लाइट रे रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। जो रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट रे यहीं से ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो रिफ्रैक्शन होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये लाइट रे आ गई यहाँ पर क्या है, दूसरी ग्लास प्लेट है, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर फिर से ग्लास में होती हुई ये यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही लाइट रे जो है वो जो कर्व्ड सरफेस है उसके नीचे वाली सरफेस है ना, और जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर वाली सरफेस, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं ये जो बीच में एयर फिल है, एयर भरी हुई है, तो एयर के एक ऊपर वाली सरफेस और एयर के नीचे वाली सरफेस, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और वो दो लाइट रे जो चलती हैं, ये एक और ये दो, बेसिकली ये इनका ओरिजिन एक ही लाइट रे से हुआ है और फिर इन दो लाइट रे में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, जिस पैटर्न को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो इसे मैं फिगर से एक बार फिर से समझाऊंगा। हमने फिर से जो है ये ग्लास प्लेट ले ली है, ये ग्लास प्लेट है हमारी और ये क्या है, हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये अगर इनके बीच क्या है, एयर है, ये खाली जगह है, तो ऑब्वियसली खाली जगह में क्या आ जाएगी, एयर। जो भी एटमॉस्फेयर में एयर हो, मतलब एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी होगा वो इसके बीच में होगा, तो मेनली एयर ही रहती है, तो एयर आ गई। ओके, तो इस एयर की एक तो ये वाली सरफेस ऊपर वाली, और यहाँ से एक रिफ्लेक्शन होगा और नीचे लाइट रे यहाँ से इस प्लेट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम यहाँ पर काउंट करते हैं। ओके, तो अब हम इसे रख देते हैं। इसमें एक चीज़ ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो एयर है इस जगह पे, ये वाली जो एयर है, इसमें देखिए कि यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है।
तो और जहाँ से एयर शुरू हुई, यहाँ पर देखिए एयर की एक बहुत ही पतली सी फिल्म होगी यहाँ पर, और थोड़ी सी थिकनेस बदल जाएगी, यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा हो गई है एयर की फिल्म की। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटते जाएंगे एयर की फिल्म की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से वेव शेप्ड फिल्म का काम करेगी। ये जो हमारी एयर की फिल्म है ये वेव शेप्ड फिल्म की तरह काम करेगी, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो एक तरफ जाने पर इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इस इंक्रीमेंट की वजह से हम इसे कहेंगे वेव शेप्ड फिल्म है ये। तो हम यहाँ पर वेव शेप्ड फिल्म का ही इस्तेमाल करेंगे और अपने डेरिवेशन के लिए आगे अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए प्लीज़। अब हम इस फिगर को रब कर रहे हैं और इसके बाद हम आगे चलेंगे। वेव शेप फिल्म का इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या होता है वो हमने अभी वेव शेप फिल्म में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। चलिए इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस लिखते हैं। इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या होगा वेव शेप फिल्म का? इफेक्टिव पाथ डिफरेंस वॉज 2 म्यू टी कॉज r प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ये हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस था वेव शेप्ड फिल्म के लिए। तो हम यहीं से अपना जो है डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। तो अगर हम बात करें नॉर्मल इंसिडेंस की, कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया था उसमें नॉर्मल जाता है, तो नॉर्मल जाने का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़ीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि यहाँ पर r है वो भी ज़ीरो होगा। तो r इफ नॉर्मल केस, नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए r इक्वल्स टू 0, देन अगर r 0 हो गया तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमारा क्या बनेगा? 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, तो हमने r को रिमूव कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्पेशल केस की तरफ जाते जा रहे हैं अपनी धीरे धीरे कंडीशंस को रिमूव करते हुए। दूसरा केस ये है कि थीटा वेव शेप्ड फिल्म में आपने देखा था इस जगह पर, जबकि ये तो एयर फिल्म, अगर हम यहाँ की बात करें, हम जैसे जैसे इस तरफ जाते जा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ, तो एंगल क्या होगा वो कम होता जाएगा, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो अगर हम देखें तो ये एंगल क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा ये गैप उतना ही कम होगा, ये वाला गैप उतना ही कम होगा, और ये जो एंगल है थीटा ये उतना ही कम होगा। तो मान लीजिए हम इतना कम में जा रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो इफ थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और वी कैन से इज वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है, तब cos 0 ले सकते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो उस केस में होगा cos 0 इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू भी हमारी जो है वो हट गई। तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो गया? 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर मीडियम क्या है? मीडियम जो हमारा वेव शेप्ड फिल्म का है वो क्या है? एयर। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है तो फिर हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2t प्लस लैम्डा बाई 2। तो हमें इसे ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को आप लोग याद रखेंगे, इसका हमें आगे भी यूज़ करना है। ओके, तो ये इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस 2t प्लस लैम्डा बाई 2। अब इसमें एक और हम स्पेशल केस और सिंप्लीफाई करेंगे कि एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट से कॉन्टैक्ट में है, तो उस समय जो थिकनेस है एयर फिल्म की थिकनेस, जो यहाँ पर मान लीजिए कुछ है, यहाँ पर कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t इक्वल्स टू 0, तब हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास लैम्डा बाई 2। ओके, तो लैम्डा बाई 2 जो है सिर्फ बचा है। तो ये कांटेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने अभी इसके जो न्यूटन रिंग का हमने यहाँ पर फिगर देखा था, जो मैंने सर्कुलर फॉर्म में बनाया था, उसमें हमने देखा था कि सेंटर पर डार्क फ्रिंज है। तो यहाँ पर देखिए आप, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा हमें एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट विच इज लैम्डा बाई 2। इट मीन्स द कंडीशन ऑफ दिस इज फॉर हुम, किसके लिए होती है ये कंडीशन, तो ये कंडीशन होती है बेसिकली है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। इसे हम कह सकते हैं 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। ये किसकी कंडीशन है, ऑड मल्टीपल, मैं लिख देता हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ। ये कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज के लिए। ये कंडीशन किसकी होती है, डार्क फ्रिंज के लिए। तो इसीलिए न्यूटन्स रिंग में हमेशा सेंटर क्या होगा, डार्क होगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगी। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि सेंटर जो है वो ब्राइट हो जाता है। अब आप कहेंगे ये ब्राइट कैसे हो जाता है, तो ब्राइट हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन ब्राइट उस केस में मिलता है जबकि कंडीशन चेंज हो। कंडीशन किस केस में चेंज होती है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्लास प्लेट, मान लीजिए हमारी ग्लास प्लेट है और इसके बीच में कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत ही स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो थिकनेस है वो पूरी तरीके से, जो टी है वो जीरो ना होके कुछ डिस्टेंस आ जाता है और वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। किसकी कंडीशन को, ब्राइट फ्रिंज की। तो उस केस में सेंटर क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम न्यूटन्स रिंग यूज़ करते हैं तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटर के लिए कि क्यों सेंटर जो है वो डार्क रहता है। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसे देखते हैं, जो हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो मिला था, इस पर बात करेंगे कि फॉर कंडीशन। अब हमें कोई भी इंटरफेरेंस का डेरिवेशन करते हैं तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, एक कंडीशन फॉर ब्राइटनेस और एक कंडीशन फॉर डार्कनेस। तो पहले कंडीशन फॉर ब्राइटनेस की बात करते हैं। तो ब्राइटनेस या फिर हम कहें ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ओके, सो द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज व्हाट, 2t प्लस लैम्डा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। ओके, सो if you will calculate this, 2t will be equal to, ये इधर जाएगा, ये बनेगा आपका 2n माइनस 1 और इधर लैम्डा बाई 2 कॉमन लेंगे तो रीअरेंज करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। लैम्डा बाई 2 को उधर ले जाएंगे और लैम्डा बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये 2n माइनस 1 आपको मिल जाएगा। सो दिस वन इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो हमें ये ब्राइट फ्रिंज मिल गई। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज फॉर व्हाट, condition for dark fringe. So what is the condition for the dark fringe? The condition for the dark fringe is odd multiple of half wavelength. Okay, so dark fringe हम यहाँ पर नोट करेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए इफेक्टिव पाथ डिफरेंस विच इज 2t प्लस लैम्डा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ -1 भी ले सकते हैं, -1 लेंगे तो n-1 आएगा, तो वो भी हालांकि इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा जाके, लेकिन हम +1 लेते हैं तो इजी हो जाता है। इजी क्यों होता है, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, n लैम्डा। देखिए इसे मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँगा, 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2
प्लस लैम्डा बाई 2। तो इस लैम्डा बाई 2 से ये लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2t हमें क्या मिलेगा, n लैम्डा। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर ब्राइटनेस और ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर डार्कनेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा जल्दी में कि यहाँ पर आपने जो है n लैम्डा देखा और ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t इक्वल्स टू n लैम्डा लिख दिया, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होता है, जो कि लास्ट में जाके n लैम्डा मिलता है। ओके, ऐसे ही ब्राइट फ्रिंज के लिए इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल n लैम्डा के इक्वल होता है, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑड मल्टीपल में। ओके, तो फाइनल रिजल्ट का ध्यान रखिएगा, इस फाइनल रिजल्ट को हमारे ब्राइट फ्रिंज से कनेक्शन मत दीजिएगा, नहीं तो पता चला कई बच्चे क्या करते हैं 2t को n लैम्डा के इक्वल टू लिख देते हैं, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज के लिए 2t को 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिख देते हैं 2t के इक्वल। ओके, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है कि ये हमने दोनों कंडीशन को एक जगह लिख लिया है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, जो हमें न्यूटन्स रिंग की कंडीशन से मिला। अब हम देखते हैं हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो कि ग्लास प्लेट पे रखा हुआ है, तो वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि फ्रिंज की विड्थ क्या है। ओके, तो विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें एक बार अपनी कढ़ाई का सहारा लेना पड़ेगा। हम फिर से अपनी कढ़ाई और प्लेट को लेके आते हैं और ये रही आपके सामने हमारी कढ़ाई फिर से। ओके, तो यहाँ पर दो रेडियस है, एक तो रेडियस ये अपर्चर रेडियस ये वाली रहती है आप लोगों को, ये वाली रेडियस, एक तो ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस। ओके, जो कि ये है, ऐसे करके रखा है। ओके, तो इसे इधर रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर है ना, तो ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस, तो इसे हमने कहा है स्मॉल आर, जो कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, अगर मैं इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के इस पूरे कर्वेचर को इस तरीके से, इसका मैं पूरा अगर बनाऊँ स्फेयर, तो ये आएगा, ये है ना, तो ये जो स्फेयर आएगा तो इसका कहीं सेंटर यहाँ आएगा, है ना, तो ये सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, इस सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल आर। ओके, जो कि ये की कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ अपर्चर है। ओके, तो अब हम चलिए इसे रख देते हैं, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो स्फेयर है, उसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है सामने से, तो ये एक सर्किल की तरह वर्क करेगा। तो सर्किल के लिए ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि कोई भी सर्किल है, मान लीजिए ये वाला सर्किल है, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, यहाँ दिखा देते हैं। कोई भी अगर सर्किल है और उसमें कोई भी दो लाइनें हैं इस तरीके से, है ना, ये O है, ये A B, ये C D, तो इस लाइन का ये मल्टीप्लाई ये विल बी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, ऑलवेज, ये हमेशा जो है इनके मल्टीप्लिकेशन बराबर होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि AO मल्टीप्लाई बाई OB इक्वल्स टू CO मल्टीप्लाई बाई OD। ये लाइन का कोई भी रेशियो हो, चाहे ये वाला रेशियो हो, इस तरीके से ले लीजिए ये, तब भी ये मल्टीपल जो है हमेशा इक्वल ही होगा। अब इसी थ्योरम का हम क्या नाम हेल्प लेंगे और अपनी डेरिवेशन को आगे चलाएंगे। तो मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ, ये O है, ये A, ये B, ये C और ये इसे मैं कह देता हूँ D और ये E। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तो लाइन हमारी ये वाली है EC और एक लाइन है हमारी AB। इसमें अगर देखेंगे तो क्रॉस कहाँ पर कर रही है, O पर, तो O पर जब क्रॉस कर रही है तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, AO मल्टीप्लाई बाई OB विल बी इक्वल टू EO मल्टीप्लाई बाई OC। ओके, तो AO की क्या वैल्यू है, AO ये R होगी, स्मॉल r, तो स्मॉल r मल्टीप्लाई बाई OB, वो भी स्मॉल r, EO
ओ, ये टोटल लेंथ को अगर देखा जाए तो ई सी कितनी है, आर प्लस आर, ये कितनी होगी 2r, तो ई सी हमारी हो गई 2r, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस को मान लिया हमने क्या है, ये t है। ओके, तो ये टोटल ई ओ जो होगी वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, 2r माइनस टी। भाई ये वाली लेंथ किसके इक्वल होगी, ई सी माइनस ओ सी, तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी ई ओ, है ना। तो हम कह सकते हैं 2r माइनस टी मल्टीप्लाई बाई ओ सी। ओ सी कितनी है, टी के इक्वल है, तो इसे हमने लिख लिया टी। ओके, अब हमें इसे केवल सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वस टू 2r टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो थिकनेस है, ये जो हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल विद द कंपैरिजन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके कंपैरिजन में ये जो थिकनेस है, इट इज़ वेरी स्मॉल। इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ दिस थिकनेस इज विल बी टू स्मॉल। ये जो स्क्वायर है थिकनेस का वो और कम हो जाएगा, किसी भी हम स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्वांटिटी और कम हो जाती है। तो ये जो टी है इसकी रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट की जा सकती है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि टी इज़ वेरी स्मॉल, therefore t square is much more small, so we can neglect the t square। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा r स्क्वायर इक्वस टू 2rt। सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें चाहिए 2t, क्योंकि यहाँ पर 2t के इक्वल रखेंगे, चाहे हम ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन की बात करें या डार्क फ्रिंज की कंडीशन की बात करें। तो यहाँ पर 2t विल बी इक्वस टू r स्क्वायर ओवर 2r, ये हमें कंडीशन मिल गई। ओके, तो एक तो हमें यहाँ से ये मिल गया। तो फॉर, अब हम किसके लिए बात करेंगे, फॉर ब्राइट फ्रिंज। पहले आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे देखते हैं। मैंने यहाँ पर रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया है 2t इक्वस टू आर स्क्वायर अपॉन आर। सॉरी, यहाँ पर 2r नहीं होगा, r होगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर है। ओके, तो मैंने पहले वो गलत लिख दिया था, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए पहले ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन के लिए हम बात करते हैं। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमें पता करनी है। ओके, तो इसे हम इक्वल रख देंगे, 2t को इसकी जगह लिख देंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट ब्राइट फ्रिंज के लिए इसे हम इक्वल रखेंगे, तो आर स्क्वायर ओवर आर इक्वस टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो आर स्क्वायर इक्वस टू, ये आर इधर जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई, लैम्डा आर भी इधर आ जाएगा, आर अपॉन 2। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ अंडर रूट। ओके, अगर किसी एनवी रिंग के लिए बात करें, nth रिंग, ओके, कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है, वो 10वीं रिंग हो, 11वीं हो, 12वीं हो, तो हमने उसे जनरलाइज कर दिया क्वांटिटी को और इसे रिप्रेजेंट कर दिया Rn से। ओके, तो Rn हमें ये मिल गया। अगर मैं इसे dn फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं dn फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों, डायमीटर ऑफ दैट रिंग। अगर मैं डायमीटर, रेडियस हमें मिल गई है, तो डायमीटर ऑफ दैट रिंग विल बी 2Rn। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रखूँ तो मुझे ये मिल जाएगी। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो 2Rn की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2n माइनस 1 लैम्डा r अपॉन 2। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, gn इक्वस टू, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंदर जाएगा 2 2 जा 4 और 4 से ये 2, तो ये 2n माइनस 1 लैम्डा r अंडर रूट। ओके, अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए ये dn है। ओके, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हमने कोई
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो प्लेनो कॉन्वेक्स की जो डायमीटर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो हमने एक सोर्स लिया है सोडियम लाइट, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज यहाँ किसका हो रहा है, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तो इस तरीके से जो चेंजेस हो रहे हैं केवल वो चेंजेस, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ये डायमीटर, बाकी की सारी चीज़ें क्या है, फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली है वो कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट के लिए जैसे ही हम कहेंगे तो उसमें हम कांस्टेंट कह के उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिट कर देंगे। ओके, तो इसे देखते हैं, एक मिनट, मैं इसे ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, इसे मैं 2 हिस्सों में लिख दे रहा हूँ तब सही है। अब डी एन इक्वस टू, इसे मैं लिख सकता हूँ √2 लैम्डा आर एंड √2n माइनस 1। अब सही है। ओके, अब मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया। तो ये जो 2 लैम्डा आर है विच इज़ नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द होल एक्सपेरिमेंट, ओके, दैट वेरिएबल्स आर द कांस्टेंट, सो वी कैन से dn is directly proportional to 2n minus 1, ओके, √2n minus 1। तो ये हमें dn मिल गया, डायमीटर ऑफ द nth रिंग। तो अगर मैं पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी रिंग अगर जैसे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है, उनका जो है तो रेशियो बेसिकली ये प्रोपोर्शनल है, तो हमें रेशियो मिलेगा। तो किस तरीके से मिलेगा, अगर मैं n की वैल्यू अलग अलग चेंज करता रहूँ, तो n की वैल्यू मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो -1 मिलेगा, वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो अगर n की वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, n की वैल्यू 1, 2 - 1 तो ये 1 आ जाएगा इस 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2 रखूँगा, 2 2 4, 4 में से गया तो √3। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, √5। नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी √7। मतलब ऑड वैल्यूज़ जो है मुझे इस तरीके से मिलती जाएंगी। तो ये हमारी फ्रिंज की डायमीटर होती जाएगी। कौन सी फ्रिंज की डायमीटर, ब्राइट फ्रिंज। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज। तो ये ब्राइट फ्रिंज की जो डायमीटर है हमें मिलती जाएगी, वो इस तरीके से सबकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी NB रिंग की। ओके, तो इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो मुझे थोड़ा सा देखना होगा इनकी वैल्यूज़ को। मैंने यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ जो है पुट कर दी, 1 तो 1 ही रहेगा, √3 की वैल्यू ये होगी, √5 की वैल्यू ये होगी, √7 की वैल्यू ये होगी। अब अगर मुझे उस विड्थ की विड्थ पता करनी है, फ्रिंज की विड्थ पता करनी है, उसकी चौड़ाई पता करनी है, तो मैं कैसे पता करूँगा कि मैं बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस कर दूँगा। ओके, फिर अगली फ्रिंज की मुझे विड्थ पता करनी है, इसमें से मैं इसे माइनस कर दूँगा, इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है मुझे फ्रिंज के बीच की चौड़ाई जो है वो मिलती जाएगी, किसके, ब्राइट फ्रिंज की। तो चलिए मैं इसे भी जो है अभी मैं नोट डाउन कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या वैल्यू। मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली वैल्यू क्या है, 0.732। ओके, तो इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, और जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, मतलब सेंटर से दूर जाते हैं, तो देखिए फ्रिंज की विड्थ क्या है, कम हो गई। फिर हम और दूर जाते हैं तो फ्रिंज की विड्थ कम हो गई। अब मैंने जो डायग्राम बनाया था न्यूटन्स रिंग का, उसमें भी देखिएगा मैंने बाहर जाते समय ये कोशिश की है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटते जाएं, ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कम होती जाए। आप इंटरनेट पर न्यूटन्स रिंग का जाके कोई भी इमेज देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जैसे ही सेंटर से दूर हटते जाते हैं, जो ब्राइट फ्रिंज की थिकनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब इसके बाद सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, जो काम हमने ये इसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए किया है, वही काम हम किसके लिए करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए। ओके, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। डार्क फ्रिंज के लिए अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। डार्क फ्रिंज के लिए है, इसे R² / R = 2t की वैल्यू यहाँ पर रख दी,
ये मिलेगा हमें एन लैम्डा आर स्क्वायर इक्वस टू एन लैम्डा आर, और आर एन इक्वस टू अंडर रूट एन लैम्डा आर। ओके, फिर से अगेन हमें इसकी डायमीटर को फाइंड आउट करना है, तो ये 2rn के इक्वल हो जाएगा। 2rn की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए, 2 अंडर रूट एन लैम्डा आर। 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4n लैम्डा आर। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4n लैम्डा आर। अगेन हम 4 लैम्डा आर, दीज थिंग्स आर कांस्टेंट इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, द चेंजिंग वेरिएबल इज ओनली n। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यूज़ हैं वो किस पे, सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करेंगी। लैम्डा और r हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो हम फिर से वैसे ही सेपरेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया था। dn इक्वस टू, हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 4 लैम्डा r अंडर रूट n, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अगेन दिस वन इज द कांस्टेंट, सो वी कैन राइट dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। ओके, फिर से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो रेशियो हमें किस टर्म में मिलेगा कि 1 2 3 वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, बेसिकली और करेक्टली कहा जाए तो पहली डार्क फ्रिंज, फिर दूसरी डार्क फ्रिंज, तीसरी डार्क फ्रिंज, तो इस तरीके से। तो ये आएगा हमारा अंडर रूट 1 विच इज 1। ओके, नेक्स्ट वन विल बी अंडर रूट 2, नेक्स्ट वन इक्वल्स टू अंडर रूट 3, नेक्स्ट वन अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। तो इस तरीके से जो है हमें वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इनकी वैल्यू रख के हम फिर से, अभी मैं वैल्यू रख देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ रख दी हैं। अच्छा, डार्क फ्रिंज के केस में हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डार्क फ्रिंज जो है वो 0 पर फाइंड आउट होती है, कोई भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं आ रही है। हमने जैसा कि वहाँ देखा था ब्राइट फ्रिंज के केस में, जब हम n इक्वल्स टू 0 रख रहे थे तो माइनस अंडर रूट -1 आ रहा था, जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये कंसेप्चुअली, बिकॉज इमेजिनरी न्यूटन्स रिंग विल नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पर आइए, हमने ये वैल्यूज़ रख दी हैं। ओके, अब यहाँ भी 0 होना चाहिए बेसिकली। ये ओके, अब हमें फ्रिंज की विड्थ को फाइंड आउट करना है। विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये मिल जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये मिल जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये मिल जाएगा। तो आपने देखा कि अगेन द वैल्यू ऑफ दीज फ्रिंज विड्थ इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। ये फिर से क्या है, वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटते जाएंगे, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं 15वीं, तो इस तरीके से हम जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे फ्रिंज की विड्थ कम होती जा रही है। तो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, कोई भी फ्रिंज हो, अगर हम दूर की तरफ जाते जाएंगे उनकी फ्रिंज की विड्थ जो है वो कम होती जाएगी। दोनों ही केसेस में होगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।